क्लियर। और ये जो छोटा सा पार्ट दिया हुआ है तुम्हारा हो जाएगा एम फेज का। एम फेज को फिर बाकी पार्ट्स में भी डिवाइड किया हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज के बाद में फिर यहीं पे चिपका दिया है जी नॉट फेज, जबकि जी नॉट को बाहर में दे देना था। ऐसे नाम को तो रटो, सीधा सीधा रटो। मैं एक क्लास में रटवा भी दूंगा तुमको, लेकिन वो जब तक तुम अपने से एफर्ट नहीं डालोगे वो तुम्हारा याद नहीं होगा। क्लियर। तो नाम वगैरह रटने का काम जो है वो तुम करना चालू कर दो। इंग्लिश टर्म अगर तुमको हार्ड लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो भाई उसको हिंदी में लिख लो। हिंदी अगर कॉम्प्लिकेटेड छत्तीसगढ़ी में लिख लो, लेकिन लिखो। लिखोगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो चीजें याद होगा। रट्टा मारते बैठोगे तो आज तो रट लोगे, कल सुबह तक भूल जाओ। जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उसमें लिख लो ना। तुमको नहीं आएगा मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में, उर्दू में, जिस भी लैंग्वेज में पूछोगे, ठीक है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग के साथ लिखो। थोड़ा मोड़ा भी जो तुम्हारा 9th का याद रहेगा उसको भेजे को थोड़ा सा खोलो, तो एलिमेंट्स तुमको कम रटना पड़ेगा और मैक्सिमम चीजें तुम्हारे भेजे में आ जाएंगी। क्योंकि मैं पूरा क्लास 9th क्लास 10 100% पूरा रिपीट करेंगे। पूरा जितना पढ़े हुए थे उसका एक भी एलिमेंट तुम्हारा नहीं छूटने वाला। मतलब 9th और 10th तो पूरा 100% कवर होगा ही होगा। उसके अलावा तुम्हारे 10th के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट, सॉरी 11th के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो करने हैं। और 9th, ठीक है भाई चलो। तो बायो का हम लोग का अब नया चैप्टर चालू करना है, सेल साइकिल्स एंड सेल डिवीजन। ठीक, बहुत ज्यादा हैवी चैप्टर तो है नहीं वैसे, बट कुछ कुछ चीजें जो है वो तुमको अभी यहाँ पे फिर नए देखने के लिए मिलने वाला होगा। जैसे सेल वाले चैप्टर में बहुत कुछ नया देखने के लिए मिला था। क्लियर। हाँ, एक चीज और, अगर वॉइस में थोड़ा सा, हालांकि ऑनलाइन में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, नॉइस कैंसिलेशन माइक है तो बाहर का नॉइस आता ही नहीं है, बट फिर भी अगर बाहर के अगर जो साउंड्स हैं, जो डिस्टर्बेंस है वो आ रहा हो तो जल्दी से चैट पे लिख देना कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, ताकि उसका कुछ फिर उपाय किया जाएगा। ठीक है। और ठीक है भाई। तो अच्छा एक सेकंड, इसको मैं निकाल दूं भाई, ये 10th वालों का है, हम लोग को 12th में देखना है। ठीक है। 11th देखो। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का होने वाला होगा ये है तुम्हारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, मतलब कि हम लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस देखने रहते हैं। सारे प्रोसेस एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे। हर एक प्रोसेस को दिमाग में बिठाने की कोशिश करना, बहुत ही बेसिक लेवल से उठा करके चलेंगे। भले टाइम लगे तो लगे, लेकिन जो भी नॉलेज इस चैप्टर का होना चाहिए वो 100% अपने भेजे में जाना चाहिए। क्लियर। फिर भी ये मतलब कि पिछले वाले चैप्टर की इतना लेंथी तो होगा नहीं, उससे पहले ही हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हेडिंग लगाओ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल्स एंड सेल डिवीजन। क्लियर। देखो, तो पहले समझते हैं कुछ चीजों। जैसे यहां पे बेसिकली दिया हुआ है सेल साइकिल, तो सेल साइकिल बोलने का मतलब क्या होता है कि सेल साइकिल जो रहता है, सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठाओ कि जब भी सेल से नया, एक सेल से नया सेल बनते हैं, जब भी किसी एक सेल से नया सेल बनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। एग्जांपल के लिए अगर बोलोगे भाई, तो पिछले साल में देखे हुए थे, ये एक अमीबा का हम लोगों ने सेल ले लिया, यहां से तुम्हारे दो नए डॉटर सेल्स फॉर्म होकर के आने वाले होते हैं। तो एक पेरेंट सेल से या फिर किसी एक मदर सेल से जब दो नए डॉटर सेल्स आते हैं तो इसमें इस सेल का डिवीजन हुआ है। तो ध्यान देना कि यहां से यहां तक के बनने के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। तो ध्यान देना, सेल साइकिल जो रहता है ये डिवीजन एक प्रोसेस होगा उसका सिर्फ। तो सेल साइकिल जो रहता है वो बहुत सारे सीक्वेंशियल इवेंट्स के, ध्यान से समझना, सेल साइकिल जो रहता है ये बहुत सारे सीक्वेंशियल इवेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें होगा क्या, बेसिकली एक पुराने सेल से नए सेल्स बन करके आएंगे, और ये जो पुराने सेल्स, हालांकि इसमें साइकिल नहीं बनता, जैसे ऐसे समझो, ये एक सेल हुआ, इससे क्या होंगे, दो नए सेल्स बनेंगे, फिर ये मैच्योर करेंगे, इनसे क्या होंगे, दो दो नए सेल्स और बनेंगे। तो इसमें देखो, ये सेल बनने के बाद ये वापस से इस सेल के पास वापस आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है। बट यहां से लेकर के यहां जाने में जिस प्रोसेस को किया गया रहेगा, यहां से यहां जाने में जिस प्रोसेस को परफॉर्म किया हुआ रहेगा, यहां से आने में फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो भाई यहां से आने में एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली चला, अब फिर जब प्रोसेस रिपीट होगा
प्रोसेस मतलब कि जो प्रोसेस पहले हुआ था पहले वाले डिवीजन या पहले वाले स्टेप में, यहां से लेकर के यहां जाने में, सेम प्रोसेस यहां से यहां हम लोग वापस से रिपीट करेंगे। तो ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। आगे इतना समझ में। अब साइकिल का मतलब हम लोग जो फिजिक्स में देखते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पे रिटर्न होकर के आने को, यही नहीं, ये भी साइकिल ही है। ये एक साइकिल घूम करके आ गया, तो एक साइकिल घूमने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन यहां पे साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसीजर जब अपने आप को फिर से रिपीट करे, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइकिल। क्लियर। और सेल साइकिल क्या हो गया, सेल साइकिल जो है ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है बहुत सारे प्रोसेसेस का। ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंशियल प्रोसेसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंशियल प्रोसेसेस। और सेल डिवीजन जो है ये इट इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। इट इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। क्लियर। बेसिकली इस चैप्टर में मैं सिर्फ ओवरव्यू अभी दे रहा हूं, अभी नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग डिटेलिंग करना चालू करेंगे। डिवीजन जो रहता है, डिवीजन को हम लोग को इस चैप्टर के बेसिस पे दो डिवीजन देखना है, टू मोड्स ऑफ डिवीजन। मोड्स, सबसे पहले में क्या आ जाएगा, माइटोसिस, और एक आ जाएगा यहां से मियोसिस। एक हो जाएगा माइटोसिस, एक हो जाएगा मियोसिस। ठीक, चलो तो अब पहले इसको बना लो डायग्राम, ये फ्लो डायग्राम बनाओ। फिर मैं तुमको पहले वो एन और सी, ये दो तीन लोगों का ये डाउट आया हुआ है, एन सी, 2n, 2c, 4c, किसको क्या लेना रहता है, ये एक बार में क्लियर करते हैं। पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, जल्दी जल्दी ड्रॉ करो फ्लो डायग्राम इतना तक का। डन, गुड। अब ध्यान दो, ये जो दो डिवीजन हम लोग को देखना है, पहले समझो कुछ टर्म्स। एक तो N2N प्लॉइडी हम लोगों ने पहले देख चुका था, और एक हम लोग देखेंगे सी, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम कंटेंट। क्रोमोसोम कंटेंट, थोड़ा एग्जांपल देखो। ये मैंने यहां पे एक क्रोमोसोम बनाया हुआ है, सॉरी हाँ क्रोमोसोम ही बनाया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान देना, क्रोमोसोम कंटेंट या जेनेटिक मटेरियल कंटेंट भी हो सकता है। ध्यान देना, क्रोमोसोम कंटेंट का मतलब होता है अच्छा ठीक है चलो, वो एक्चुअली मैं मोबाइल का चार्जिंग डाउन, खैर अपने क्लास पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लो। क्रोमोसोम कंटेंट हो गया, तो क्रोमोसोम कंटेंट जो है ये यहां पे इसके अंदर में भरा पड़ा रहता है, क्रोमोसोम के अंदर में पैक्ड रहता है यहां पे डीएनए मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यहां पे कंटेंट रहता है। इसके लिए मैंने तुमको स्पेसिफिकली बताया था नाम क्रोमोनिमाटा। इसको बोलता है क्रोमोनिमाटा। ठीक है, तो ध्यान दो, एक अगर क्रोमेटिड है, ये सी जो लिखा हुआ है ये क्रोमेटिड के लिए तुम मान लो, एक क्रोमेटिड रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जैसे इसका प्लॉइडी हम लोगों ने क्या देखा था, एन, इसका जो क्रोमोसोम कंटेंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे सी। ठीक, एक क्रोमेटिड का क्रोमोसोम कंटेंट एक सी, दो क्रोमेटिड रहते हैं यहां पे तो वो बनाते भाई 2c, चार क्रोमेटिड्स आते तो 4c। ठीक है, अभी देखेंगे इसको और डिटेल में, ध्यान देना। तो यहां पे ये जो क्रोमोसोम कंटेंट है, इस क्रोमोसोम कंटेंट को ऐसे समझो, इसका जो यहां पे क्रोमोसोम का मास होगा वो इसका क्रोमोसोम कंटेंट है। एक क्रोमेटिड में जो क्रोमोसोम कंटेंट रहता है इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं मेजर्ड इन पिकोग्राम। मेजर्ड इन पिकोग्राम, भाई ग्राम मतलब कि मास का यूनिट है, पिको मतलब 10⁻⁻12, कुछ थोड़ा मोड़ा याद आ रहा होगा। तो इसके ये जो क्रोमोसोम कंटेंट रहते हैं इसको हम लोग मेजर करते हैं
पिकोग्राम से, इसको हम लोग मेजर करेंगे पिकोग्राम से। तो पिकोग्राम में इसका मेजरमेंट हो गया। एक क्रोमेटिड में जो भी क्रोमोसोम है, मान लो ये 1 पिकोग्राम का आया, 1 पिकोग्राम का आया। अब मान लो मैं यहाँ पे क्रोमेटिड जो है वो मैंने सिस्टर क्रोमेटिड भी साथ में ले लिया, तो यहाँ पे क्रोमोसोम कंटेंट जो रहेगा इसके लिए हम लोगों ने 1 सी यूज कर लिया। इसका भी क्रोमोसोम कंटेंट कितना, 1 पिकोग्राम का मान लो। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम कंटेंट रहेगा इसको 1 पिकोग्राम का मान लो। तो भाई 1 पिकोग्राम के कितने क्रोमोसोम कंटेंट हुए यहाँ पे, 2 क्रोमोसोम कंटेंट हुए। तब के केस में इसका प्लॉइडी जो है ये N होगा और इसका जो क्रोमोसोम कंटेंट है ये 2C होगा। एक सिस्टर क्रोमेटिड का C, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का 2C। इतना क्लियर हो गया होगा। अब रुको, इसको मत लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, क्या लिखने का है तुम्हारा वो बता रहे हैं। वेट, हाँ ये लिख लो यहां पे नोट, जो क्रोमोसोम कंटेंट है मेजर्ड बाय या मेजर्ड इन पिकोग्राम। शॉर्ट में मैंने लिख दिया हुआ, उसको लिख लेना फुल फॉर्म में पिकोग्राम। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, मैं यहां पे सेल्स बना रहा हूं। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, प्लॉइडी N, प्लॉइडी 2N। अब यहां पे सिस्टर क्रोमेट, अच्छा थोड़ा वेट, उल्टा लिखे हैं भाई, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे ही होता है। इस टाइप से, मतलब ये उधर से सिस्टर क्रोमेटिड बनाए। तो जो दो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज किया हुआ है, ये दिमाग में बिठा लो, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये भी हैप्लॉइड कंडीशन है, ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड कंडीशन। तो इसका जो प्लॉइडी है ये प्लॉइडी बन करके आएगा N, और क्रोमोसोम अभी 2 है, सॉरी सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी 2 है, तो क्रोमेटिड के नंबर के हिसाब से 2C, 2 क्रोमेटिड्स तो 2C। इसमें एक क्रोमेटिड देखो, इसमें क्रोमेटिड्स कितने आ जाएंगे, C। इसमें, अब इसमें भी दो क्रोमेटिड्स है, भले ही सेपरेटेड है, बाकी 2 क्रोमेटिड्स है। तो एक का क्रोमोसोम कंटेंट C, दूसरे का भी क्रोमोसोम कंटेंट C, तो इसका क्रोमोसोम कंटेंट कितना हो जाएगा, 2C, C 2C। नेक्स्ट, ये आ गया। अब इसके बाद N 2C, इसका प्लॉइडी 1 था, इसका प्लॉइडी 1 था, बट इसमें क्रोमोसोम कंटेंट C, इसमें क्रोमोसोम कंटेंट 2C, इसमें भी क्रोमोसोम कंटेंट 2C, और इसका जो क्रोमोसोम कंटेंट होगा, इसका प्लॉइडी है 2N, और क्रोमोसोम कंटेंट कितना हो जाएगा इसका, 4C। जितने क्रोमेटिड उतना C, जितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम उतना उसका प्लॉइडी। क्लियर, यहां पे सिंगल प्रेजेंट थे तो इनका प्लॉइडी 1, इसमें एक क्रोमेटिड है तो C, इसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं तो 2C। ये और ये पेयर्स में है, डिप्लॉइड, इसमें एक क्रोमेटिड्स है, लेकिन दोनों मिलकर के 2 हुए ना, एक ये तो 2C, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स 4, 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स हो गए, तो इसके लिए आ जाएगा भाई 4C। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतने को पहले नोट डाउन करो जल्दी, इसको बनाओ जल्दी फटाफट। ये तुम्हारा, हाँ देख लो, अब तुमको प्लॉइडी और क्रोमोसोम कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर, 4C लिखे मतलब समझ लेना कि 2 पेयर में प्लॉइडी उसका 2 होगा डिप्लॉइड कंडीशन में, विथ
सिस्टर क्रोमेटिड वो वहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। N2C दिया मतलब समझ लेना कि प्लॉइडी 1 है, 2C का मतलब यहां पे दो क्रोमोसोम कंटेंट या फिर दो क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, लिखो लिखो जल्दी लिखो। हो गया? डन, गुड, नेक्स्ट। तो ये थोड़े से टर्म्स तुमको बताने थे, बेसिक टर्म्स हो गया। मेनली यहीं पे दो चार लोगों को थोड़ा सा डाउट था कि एक्चुअली में ये सी किसको लेना है, एन किसको लेना है, 2n किसको लेना है, 2c किसको लेना है, 4c किसको लेना है। चुपचाप दिमाग में इतना बुद्धि इतना भेजा में बिठा लो, नंबर ऑफ सेट्स के हिसाब से प्लॉइडी 1 और 2 होगा, और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के हिसाब से उसमें तुम्हारे क्रोमोसोम कंटेंट C, 2C और 4C होने वाले होंगे। 3C नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक क्रोमोसोम पूरा और एक क्रोमोसोम आधा के फॉर्म में थोड़ी रहेगा, वहां पे मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा भाई। अच्छा, डन डन, गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट। हेडिंग लगाओ सेल साइकिल। अब हम लोग का चैप्टर जो है ये स्टार्ट होता है। सेल साइकिल। तो सेल साइकिल होता क्या है पहले वो देखो ध्यान से। हम लोग एक ऐसे लिखो, इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट। इवेंट मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ प्रोसेसेस लिख लो। इन्वॉल्व नंबर ऑफ प्रोसेसेस, क्लियर, इन्वॉल्व नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो सेल साइकिल इज इक्वल टू मतलब सेल साइकिल ये हो गया। अब यहां पे इसके और क्या क्या होते हैं सेल साइकिल में, कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे बोलने से, सेल डिवीजन हो, ऐसे लिखो, सेल ग्रोथ, और क्या होगा इसमें से डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, इसी में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। मतलब सेल ग्रोथ, रेप्लिकेशन, अच्छा एक काम करो, ऊपर नीचे समझ जाओगे ना, अलग अलग प्रोसेस लिख देते हैं भाई। ये क्या है, ठीक है, रेप्लिकेशन करवाएगा, साथ ही साथ सिंथेसाइज। ये सारे प्रोसेसेस जो रहते हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी एक सेल साइकिल में। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस तुमको देखने के लिए मिलेंगे सेल साइकिल में। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान देना, सेल साइकिल जो रहता है या फिर सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है ये तुम्हारे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। सेल साइकिल मेन मान करके चलो, तो लिखना नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है। बुक में तुम्हारा जो दिया हुआ रहेगा, एक तो आ जाएगा भाई ह्यूमन का दिया हुआ है कि ह्यूमन सेल का एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ह्यूमन सेल साइकिल का एक सेल को पूरा साइकिल कंप्लीट करने में अराउंड 24 मिनट्स का टाइम, सॉरी 24 आवर्स का टाइम लगता है। अबाउट या अराउंड जो लिखना चाहो, अबाउट 24 आवर्स। क्लियर। एक यीस्ट का तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, यीस्ट का जो दिया हुआ है ये अबाउट 90 मिनट्स, 1.5 घंटा। अबाउट 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे में यीस्ट का भी सेल साइकिल हो जाता है कंप्लीट। ह्यूमन के केस में 24 आवर्स का टाइम लगता है। एक चीज और ध्यान देना,
अच्छा चलो उसको आगे में करवाएंगे फिर। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा सेल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन। ह्यूमन के केस में ये होगा 24 आवर्स का, और यीस्ट के केस में होगा 90 मिनट्स का। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे पूरा कि सेल डिवीजन जो है इसका हम लोग को 2 फेजेस देखने, मतलब सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसको जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी करो भाई। देखो एक चीज और बता दूं, बायो का क्लास 11th में, अभी फिलहाल के लिए 11th में मोस्टली कंटेंट समझाने लायक नहीं, लिखने लायक है और रटने लायक है। क्लियर? तो मैं इसमें तुमको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मेरे बोर्ड में लिखने के टाइम पे तुम ध्यान लगा करके देखो, जैसे तुमको मिले टाइम, जैसे तुमको लगे कि नहीं इसको तो मैं इनके लिखने के टाइम पे ही लिख लेंगे, तब के केस में उसको लिख लिया कर। क्लियर? टाइम अपना ही बचेगा, हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा जूम वाले सारे गायब हो गए क्या? चलो भाई ठीक है, 2 क्लासेस जिसको झेला जाए ठीक, नहीं झेलाएगा रिकॉर्डेड देख लो, लेकिन देखो। क्लियर? बाकी कर ही क्या रहे हो, 2 क्लासेस 1-1 घंटे का आराम से झेला जाएगा। अच्छा नहीं नहीं है भाई, है, हाँ हाँ हो दिख गया, वो एक्चुअली में स्क्रीन चेंज हो गया था। ऐप वाले भी बता दिया करो भाई हो गया करके, तो समझ में आए। अच्छा डन डन, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, नेक्स्ट, अब पूरे चैप्टर का सार। ठीक, ये फ्लो डायग्राम को भेजे में बिठा लिए, हाँ तो चैप्टर्स के टॉपिक जो रहेंगे वो इजीली समझ में आते चलेंगे। ये डायग्राम अच्छे से दिमाग में, ये फ्लो डायग्राम अच्छे से भेजे में बिठाने की कोशिश करना। देखो अब हमारे पास है सेल साइकिल। सेल साइकिल, इसके हम लोग देखेंगे फेजेस, इसके हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट फेजेस। तो सेल साइकिल के 2 फेजेस तुमको देखना है यहां पे। सबसे पहले में जो फेज आता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, और एक को बोलते हैं हम लोग एम फेज। अब देखो हम लोगों ने 2 मोड्स देखा हुआ था, माइटोसिस और मियोसिस। एम फेज को माइटोसिस डिवीजन के टाइम पे, मतलब पहले वाले तुम्हारे जो लिखा हुआ रहेगा पैराग्राफ, उसमें एम फेज को माइटोटिक फेज बोला हुआ है। क्लियर? मतलब माइटोसिस फेज बोला हुआ है, तो ये माइटोसिस डिवीजन करवा रहे हैं, इसी वजह से एम फेज को यहाँ पे माइटोसिस फेज बोला हुआ है। क्लियर? और बाकी ये जो रहेगा ये तुम्हारा मियोसिस के टाइम पे फिर उसको माइटोसिस ना चिपका देना, वहां पे भी एम फेज आता है। क्लियर? हालांकि वहां आते आते तो फिर तुमको बता दिया जाएगा। अब ध्यान दो, इंटरफेज और एम फेज। अब मैं इसका पहले तुमको कुछ चीजें बता रहा हूं, एलिमेंट्स, उसको पहले भेजे में बिठाओ, ध्यान देना। एक जो हम लोगों ने सेल का फंक्शन लिखा हुआ था इधर, कहा गया भाई ये कि एक सीक्वेंस में क्या क्या परफॉर्म होता है, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन और सिंथेसाइज, ये सब होता ही है। इनके अलावा भी जो सेल रहता है एक और फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएट कर जाना या डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल। अगर डिफरेंशिएशन किसी के भेजे में याद है तो थोड़ा सा उसको रिकॉल करो, बाकी सुनो। सेल जो क्या बोलना चाहिए यहां पे, डिफरेंशिएट कर जाता है। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है कि सेल को कुछ ना कुछ एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करना। जैसे प्लांट सेल की बात करोगे तो प्लांट सेल में जाइलम वेसस, थोड़ा मोड़ा भी जो तुम्हारा 9th का याद रहेगा उसको भेजे को थोड़ा सा खोलो, तो एलिमेंट्स तुमको कम रटना पड़ेगा और मैक्सिमम चीजें तुम्हारे भेजे में आ जाएंगी। क्योंकि मैं पूरा क्लास 9th क्लास 10th 100% पूरा रिपीट करेंगे, पूरा जितना पढ़े हुए थे उसका एक भी एलिमेंट तुम्हारा नहीं छूटने वाला। मतलब 9th और 10th तो पूरा 100% कवर होगा ही होगा। उसके अलावा तुम्हारे 10th के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट, सॉरी 11th के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो करने हैं। और 9th और 10th अगर दोनों को मिला दोगे तो तुम्हारा जो सिलेबस है उसका 70% खत्म हो जाता है बायो का। ठीक है, बायो का। तो ठीक है भाई, तो मैं हाँ यहां पे क्या बोल रहे थे, एक होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में सेल को स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। जाइलम वेसल जो रहता है प्लांट में वो फूड ट्रांसपोर्ट कभी करवाएगा क्या? बिल्कुल नहीं।
वो किसी दूसरे चीज का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसका काम है जाइलम में सेल का वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करवाना। अब वो जो टिश्यूज हैं उसके जो सेल्स बने हुए हैं वो डिफरेंशिएट कर गया। डिफरेंशिएट मतलब कि वो अब स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? क्लियर। तो इस टाइप के जो सेल का एक स्पेशलाइजेशन कैरेक्टर आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ध्यान देना, सेल साइकिल में दो ही चीजें होता है। सेल साइकिल में दो ही चीजें होता है, या तो इस पे सेल जो है ये ग्रोथ करेगा, या तो ये सेल जो है ये ग्रोथ करेगा। क्लियर? या फिर ये जो सेल रहेगा ये तुम्हारा डिवीजन करेगा। लेकिन तुम्हारे बुक में ये जो डिफरेंशिएशन का फेज है इसको साइकिल के अंदर में ही लिखा हुआ है जी नॉट फेज करके। क्लियर? जी नॉट फेज करके। लेकिन ये मान करके चलो कि ये जब सेल को ये दोनों काम नहीं करने होते तब वो इस फेज में जाता है, मतलब डिफरेंशिएट कर जाता है। आया समझ में? तो बेसिकली तुम अपने दिमाग में अभी इन तीनों चीजों को सेपरेट करके बिठाओ तो अच्छी चीजें कनेक्ट होगा। एनसीईआरटी के भरोसे में 100% बैठे रहोगे, हाँ, तो एनसीईआरटी तुम्हारा उद्धार लगा देगा। समझ में आ रहा? ऐसे पॉइंट पे ला करके धोखा देगा कि फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पहले समझने का काम हम लोग इजीली कर लेंगे, कंटेंट जो रहेंगे ये हम लोग बकायदा एनसीईआरटी के ही फॉलो करने वाले रहेंगे। तो हमारे पास पूरे सेल साइकिल के टाइम पे ये दो फंक्शन होगा, और ये दोनों फंक्शन जिस सेल को नहीं करना होता है वो जी नॉट फेज इसको बोलो या फिर ये डिफरेंशिएशन का फेज बोलो, इसमें ये चला जाता है। क्लियर? बट इसको भी साइकिल के अंदर में ठूंसा हुआ है तो भाई अब पढ़ना तो पड़ेगा उसको उसी तरीके से। बाकी ये मान करके चलो कि जब ये दोनों काम ना हो रहे हो तब ये होता है। एक और काम इस पे होता है ग्रोथ में, हालांकि वो आ जाता है सिंथेसाइज। अब भाई कोई सा सब्सटेंस अगर सेल सिंथेसाइज करेगा तो सेल का साइज बढ़ेगा, तो इसको हम लोग सेल ग्रोथ बोल सकते हैं। तो एक और फंक्शन होता है सेल साइकिल के टाइम पे ही सिंथेसाइज का, तो एक ग्रोथ, एक सिंथेसाइज और एक डिवीजन। क्लियर? ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब इस फेज में जाएगा तो ना सेल ग्रोथ करने वाला होगा ना सेल डिवाइड करने वाला होगा, वो चुपचाप अपने स्टेट में बैठा रहेगा। इसको इनएक्टिव स्टेट बोला जाता है। क्लियर? इनएक्टिव स्टेट बोला जाता है। और इस स्टेट में भी उसके सेल के इनसाइड में कुछ कुछ एक्टिविटीज तो होंगे ही होंगे, कुछ कुछ एक्टिविटीज वहां पे होंगे, और क्या होंगे वो हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो इतना चीज भेजे में बैठा, इतना भेजे में बैठा। एक सेल साइकिल में बेसिकली दो ही फंक्शंस होते हैं, एक हो जाएगा ग्रोथ, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा डिवीजन। अब ये जो ग्रोथ फेज है ये है तुम्हारा मत बनाओ, इसको हम लोग क्लियर करके स्टेटमेंट के मतलब कि सही तरीके से लिखेंगे। पहले समझो, सेल ग्रोथ का पार्ट हो जाएगा इंटरफेज का, और सेल डिवीजन का पार्ट हो जाएगा एम फेज का। अब ध्यान देना, बुक में लिखा भी हुआ है ये जो रहता है ये टोटल 95% टाइम लेता है, और ये कितना परसेंट टाइम खाएगा? 5% टाइम खाएगा। पूरे डिवीजन में कितना टाइम होता है? 24 आवर्स का टाइम होता है, जिसमें से 24 आवर्स का अगर 90% निकालोगे तो वो 22.8 होता है। तो 22.8 ना लेकर के इसके लिए हम लोग ले लेते हैं 23 आवर्स का टाइम। पूरे 24 घंटे में से सिर्फ ग्रोथ फेज 23 आवर्स ले लेगा, और डिवीजन जो है ये बहुत शॉर्ट टाइम पे हो जाता है। डिवीजन कितने में हो जाएगा? फिर 1 आवर में। डिवीजन कितने में हो जाएगा? 1 आवर में। क्लियर? और सेल ग्रोथ करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? यहां पे 23 आवर्स। मतलब इंटरफेज जो है ये 23 आवर्स का फेज है ह्यूमन के केस में। क्लियर? और एम फेज जो रहेगा ये 1 आवर का फेज हो जाएगा। ईस्ट के लिए निकाल लेना, 1.5 घंटा जो दिया हुआ है, 1 घंटा ईस्ट जो रहेगा वो अपना सेल ग्रोथ करेगा। क्लियर? और दूसरा जो तुम्हारा डिवीजन का पार्ट रहेगा वो सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो इस टाइप से तुम्हारे सेल के डिवीजन के लिए बोलो, सॉरी डिवीजन नहीं, साइकिल के लिए बोलो, ये अलग अलग टाइम अलॉटेड है। क्लियर? बेसिकली हम लोगों ने सेल साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट जो है वो इंटरफेज में सिर्फ ग्रोथ नहीं होता, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इंटरफेज में सेल जो है ये ग्रोथ भी परफॉर्म करेगा, सिंथेसाइज भी करेगा,
ठीक, तो ये सारे एक्टिविटी तुम्हारे इंटरफेज में आ जाएंगे। बेसिकली इस फेज को हम लोग प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज बोलो या फिर प्रोलिफरेटिव फेज बोलो, लिखो। अब नाम लिखे, ये क्लियर हो गया क्या? अब इनके नाम लिखेंगे। प्रिपरेटिव फेज इसी को बोल सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ये वर्ड याद कर लो, 12th में फिर काम आएगा। प्रोलिफरेटिव का मतलब या प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ करना। लिख लो बुक में, जहां पे न्यू मीनिंग आया बुक में चुपचाप चिपका लो। और एक चीज और, हालांकि मैं इन सब चीजों के बारे में बाद में बताने वाला हूं, लेकिन मीनिंग जब वर्ड आ चुका है तो मीनिंग के लिए लिख लो। तुम्हारे बुक के पहले वाले पैराग्राफ के आखिरी के तीसरे लाइन में मे भी पहले वाले उसमें लिखा रहेगा प्रोजीनी। प्रोजीनी, प्रोजीनी का मतलब होता है न्यू आने वाला ऑफस्प्रिंग, या न्यू जो ऑफस्प्रिंग रहता है उसको हम लोग प्रोजीनी बोलते हैं। डॉटर सेल जो रहेंगे वो प्रोजीनी है, पेरेंट सेल तो पेरेंट सेल है भाई, वो तो मदर सेल हो जाएगा। तो प्रोजीनी का मतलब लिख लो न्यू वन। न्यू वन को बोलते हैं प्रोजीनी। तो जहां पे प्रोजीनी लिखा हुआ है हाईलाइटर मारो या अंडरलाइन मारो और बाजू में उसका मीनिंग लिख लो न्यू वन। अभी और आएंगे वर्ड्स, अभी और आएंगे। प्रिपरेटिव फेज या फिर इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर? या इसी को बोलेंगे हम लोग बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि इसमें सिंथेसिस भी होता है। इसको बोलते हैं बायो सिंथेटिक फेज। क्लियर? और ये जो है ये तुम्हारा डिवीजन फेज है। ये जो है ये डिवीजन फेज हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे। अब ध्यान देना, इंटरफेज में बेसिकली तुम्हारे 3 सब फेजेस आते हैं। तो 3 फेजेस जो रहेंगे इसमें से क्या क्या हो जाएंगे? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा इस पे G1 फेज, सेकंड नंबर पे आ जाएगा S फेज, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा इस पे G2 फेज। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं गैप। फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, और यहां पे ये S जो है ये है सिंथेसाइज। गैप 1, गैप 2 और ये सिंथेसाइज फेज। ये क्लियर? देखना, क्योंकि फेजेस में हम लोग G0 कहीं पे लिखेंगे ही नहीं। क्लियर? क्योंकि G0 जो है वो साइकिल का पार्ट नहीं है। वो साइकिल में जब किसी सेल को इन्वॉल्व नहीं होना रहता तो वो G0 में जाता है। क्लियर? तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एलिमेंट है। बुक देखोगे तो थोड़ा सा तुमको वो ऐसे लगेगा कि G0 भी तुम्हारे साइकिल का पार्ट नहीं। साइकिल का पार्ट जब साइकिल में उसको नहीं मिलना रहता तो वो चुपचाप साइड हो जाता है। क्लियर? जैसे मान करके चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुर्सी लगे, वो जो राउंड चेयर वाला जो गेम होता है, मान लो 8 लोग खेल रहे हैं। 8 लोग इसमें घूमना चालू करेंगे। एक बच्चे को अगर मान लो इसमें खेलना पसंद नहीं है या घूमना वो इच्छा नहीं किया, वो चुपचाप यहां से निकल जाएगा और बैठ जाएगा। वो जो बाहर निकल गया है वही तुम्हारा G0 फेज में चला गया। इस साइकिल का वो पार्ट नहीं रहा। हाँ, फिर अगर उसका इच्छा करेगा, या मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ जो चिल्ड्रंस रहेंगे वो कम हो जाएंगे, तो वो रिक्वायरमेंट होगा इस साइकिल का। क्लियर? और रिक्वायरमेंट अगर हुआ उस सेल को यूज करने के लिए तो उसको फिर बुलाएंगे और फिर वो सेल साइकिल का पार्ट बनेगा। क्लियर? क्लियर? चलो, अब ये तो 1 आवर का टाइम ले लिया। अच्छा, परसेंटेज भी लिख लो, ये कितना? टाइम पीरियड जो है 95% इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा 5%। 5% टाइम। ह्यूमन के केस में लिख लिया, यूस्ट का लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसके बाजू में। एम फेज जो है, अब हम लोग इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके 2 सब फेजेस होते हैं। जैसे इसके तुम 3 सब फेजेस देखने के लिए मिले थे, वैसे ही एम फेज के टोटल 2 सब फेज। क्योंकि ये डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन में हम लोग को 2 पार्ट्स का मेन डिवीजन करवाना होता है। एक हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियर डिवीजन, और एक हो जाएगा यहां से सेल डिवीजन। न्यूक्लियर जो है मैंने तुमको पहले वाले क्लास में ही बता दिया था, मतलब पिछले वाले चैप्टर में। कैरियन, कैरियन वर्ड से आता है न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस सेल के लिए हम लोग यूज करते हैं साइटो वर्ड का, तो यहां से आ जाएगा भाई साइटोकाइनेसिस। क्लियर? काइनेसिस का मतलब डिवीजन करना होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस बोलने का मतलब सेल का डिवीजन। अब न्यूक्लियर डिवीजन जो है ये तुम्हारे 4 फेज में होते हैं। इसके कितने फेजेस हो जाएंगे? 4 फेजेस। पहले को बोलेंगे हम लोग प्रोफेज, सेकंड को बोलेंगे हम लोग मेटाफेज, थर्ड को बोलेंगे हम लोग एनाफेज, और फोर्थ को बोलेंगे हम लोग यहां से टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ऑर्डर किसी का भी आगे पीछे मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑर्डर बिल्कुल आगे पीछे मत करना। जिस सीक्वेंस में मैं तुमको लिखवा दिया उसी सीक्वेंस में याद कर लो। भले ही तुमको वो ऑर्डर बुक में अगर किसी दूसरे का, इसका तो खैर ऑर्डर यही मिलेगा, पहले प्रो फिर मेटा, ये तो इसी ऑर्डर में चलता होगा, तो यही ना लिखेगा भाई। कोई कोई से ऐसे रहते हैं जिसमें कि ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, तो बुक में उसको रैंडम लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैं यहां पे तुमको स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखाऊंगा, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। तो मैं जिस ऑर्डर में यहां पे लिखवा दूं, कॉपी में चुपचाप उसी ऑर्डर में नोट डाउन कर लेना, ठीक है? उसके कुछ ट्रिक्स होंगे या उसको याद करने में आसानी होगा, तभी मैं वो ऑर्डर बनाया हुआ रहूंगा। तो अपना होशियारी वहां पे ना दिखाना, चुपचाप वैसे ही ऑर्डर में लिख लेना जिस ऑर्डर में मैंने उसको लिखा हुआ रहेगा। चलो भाई, ये है तुम्हारा। अब ध्यान दो, इस पूरे प्रोसेस में हमको सबसे ज्यादा टाइम जो रहता है वो इसी में पढ़ने में भाई, पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम इसी का। बाकी सब जो है वो तो तुम्हारा एक ही क्लास में खत्म हो जाता है। क्लियर? तो ये हम लोग अभी पूरा सेल साइकिल यूज करेंगे माइटोसिस के लिए। माइटोसिस के बाद फिर इसका नेक्स्ट जो मोड है मियोसिस, तो मियोसिस के लिए फिर सेकंड पार्ट यूज करने वाले रहेंगे। क्लियर? तो सेकंड पार्ट जब हम लोग पहुंचेंगे वहां पे तुमको टाइम नहीं लगेगा अगर तुम इस पार्ट को अच्छे से समझ लो। और ये जो फेजेस हैं मेन तुमको इन्हीं को समझना, बाकी ये तो एकदम इजी थ्योरीज हैं। आज और कल के क्लासेस में मैं तुमको इसका थ्योरी इतना बता दूंगा कि आराम से अच्छा खासा कंटेंट तुम्हारे पास हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा जो है ये एक सीक्वेंशियल फेज है, तुमको हर फेज में क्या क्या एक्टिविटी होता है उसको तुमको दिमाग में बिठाना है। क्योंकि देखो, अगर ये 4 फेजेस तुमको पूरे सेल डिवीजन में पढ़ना होता तो एक एक फेज के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कंटेंट होता पढ़ने के लिए। बट यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन को हमको 4 पार्ट्स में देखना है। तो न्यूक्लियस तो एक बहुत छोटा सा चीज है। अब न्यूक्लियर डिवीजन में तुमको क्रोमोसोम्स को ही सेपरेट करना होता है, उन्हीं का डिवीजन करना होता है मेनली, और उसका डिवीजन तुम्हारे इन सारे फेजेस से होने वाले रहेंगे। तो इसीलिए 4 फेजेस तुम्हारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये समझ जाओगे, ये याद हो जाएगा, तो बायो में से सेल से रिलेटेड या डीएनए से रिलेटेड या जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड कोई सा भी क्लास हो आराम से निकल जाओगे, क्योंकि बेस ये बनाता है। ठीक, समझना तुमको इसमें रहता है। चलो जल्दी से फटाफट ये फ्लो चार्ट बनाओ, स्पीड में ये फ्लो डायग्राम बनाओ। यही है हम लोग का चैप्टर पूरा। अच्छा, रेस्टिंग फेज, अच्छा रेस्टिंग इसी को बोल भाई, इंटरफेज यही है। यहां पे सिर्फ ग्रोथ परफॉर्म हो रहा है, वो तो डिवाइड कर रहा है, वो रेस्ट में थोड़ी है। इतना तो बुद्धि लगाओ थोड़ा सा कि ये दोनों फेज हैं, तो रेस्टिंग फेज कौन सा होगा? यही वाला होगा। तो इसमें एक और नाम चिपकाओ, रेस्टिंग फेज। देखो, हर वर्ड तुमको यहां पे दिख जाए ये जरूरी नहीं है, हर वर्ड तुमको बुक में दिख जाए ये जरूरी नहीं है। एग्जाम में कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें रहता है जिसको कि देख करके अंदाजा लगाना होता है। अब ये 2 फेजेस दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो एक्टिवेटेड फेज है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन होने वाला होगा। यही इनएक्टिव फेज में दिख रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिंग। ध्यान देना, इनएक्टिव नहीं है, रेस्टिंग फेज है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, इनएक्टिव फेज जी नॉट फेज होने वाला होगा, जी नॉट फेज, ये रेस्टिंग फेज। ठीक है, ये रेस्टिंग फेज, इनएक्टिव फेज जी नॉट फेज होगा। उसमें क्या डिफरेंस रहता है और उसमें क्या डिफरेंस है मैं तुमको बताऊंगा, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी। डन, गुड, नेक्स्ट। देखो, अब एक नया पॉइंट बना करके लिखो, जी नॉट फेज।
पहले बनाओ आराम से, डायग्राम जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ साइकिल बना करके, वो इजी है, वो तो वैसे भी तुमको समझ में, जिसको नहीं भी आ रहेगा उसको मैं कल करवाऊंगा। अब यहाँ पे तो करवाने के लिए आज पॉसिबल हो, क्योंकि उसको चालू किया मतलब फिर हम लोग सीधा चालू कर देंगे अपना सेल साइकिल का प्रोसेसेस। ठीक है, तो जी नॉट फेज, पहले जी नॉट फेज लिखो। जी नॉट फेज क्या होता है? इफ सेल डू नॉट अंडरगो डिवीजन, undergo division, it goes to G naught phase। G नॉट फेज जो है इसके और भी नाम होते, वेट, टू जी नॉट फेज। जी नॉट फेज को हम लोग बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। ठीक है, क्विसेंट स्टेज। क्यू यू ई होता है या क्यू यू आई होता है, एक बार देख लो भाई, एक बार चेक कर लो। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लो। इसी को हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव स्टेज। क्लियर, इसी को हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव स्टेज। तो एक क्विसेंट स्टेज भी इसी को बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेज भी तुम्हारा इसी को बोला जाता है। अब ध्यान देना, जी नॉट फेज में बेसिकली होता क्या है? इन दिस फेज सबसे पहले में नो सेल ग्रोथ, सेकेंड नो सेल डिवीजन, नो सेल ग्रोथ, नो सेल डिवीजन, दोनों नहीं होंगे, बट सेल इज एक्टिव, एक्टिव मेटाबॉलिकली। मेटाबॉलिकली बोलने का मतलब इसमें तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में दो फेजेस आते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब चीजों का ब्रेकडाउन करना, जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने का ब्रेकडाउन किया जाता है। क्लियर, तो वो है कैटाबॉलिक प्रोसेस। और साथ साथ याद करो, हम लोगों ने सेल में देखा हुआ था, हमारे बॉडी के सेल्स के इनसाइड में बहुत सारे मटेरियल फॉर्म होते हैं, तो वो होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस में सब्सटेंसेस टूटते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। क्लियर, तो दो प्रोसेसेस हो जाएंगे मेटाबॉलिज्म के, एक हो जाएगा कैटाबॉलिज्म, एक हो जाएगा एनाबॉलिज्म। एक हो जाएगा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन, और इसका मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज। क्लियर, ब्रेकडाउन और सिंथेसाइज, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, ये प्रोसेस चलते रहेगा किसके अंदर में? जी नॉट फेज में गए हुए सेल के अंदर में। इसको और एक नाम लिख लो, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएट कर गया, डिफरेंशिएट कर गया मतलब जी नॉट फेज में चला गया है, अब उसको वापस से सेल साइकिल में इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग को काटना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब जो डिफरेंशिएशन हो गया है उसको हटाएंगे, वापस से ये क्या सेल साइकिल में ये इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, सेल साइकिल में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये इनएक्टिव स्टेट में चला गया रहता है तो वो वहीं पर रहता है जब तक कि उस सेल का रिक्वायरमेंट ना हो। आया इतना बात समझ में? जब तक कि उस सेल का रिक्वायरमेंट ना हो। अब ध्यान दो, मान लो मेरे ये हाथ के यहां पे कुछ टिश्यूज हैं, मैं यहां पे ऐसे मान लो कट लगा दिया, या फिर यहां का कुछ एक मसल पार्ट जो है वो निकल गया है, तो बाकी जो मेरा हाथ है कुछ टाइम के बाद में तो वापस से ये क्या कर लेगा? हील हो जाएगा, मतलब जो सेल्स रहेंगे वो यहाँ पे वापस से आ जाए। अब देखो इस जगह पे, या तुम अपने हाथ पे भी देख लो भाई, वहां पे कल सुबह होगा तो ये हाथ इतना बड़ा थोड़ी हो गया रहेगा। यहाँ के सेल्स जो हैं ये अभी डिफरेंशिएट कर गए हैं, ये अभी डिफरेंशिएटेड है। अगर मान लो यहाँ पे कट लग जाता है, कट लग जाएगा तो फिर वहां के जो सेल्स रहेंगे जो डिफरेंशिएट कर गए हैं
वो वापस से डी डिफरेंशिएट करेंगे। डी डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर उनके पास डिवीजन का एबिलिटी आ जाएगा। जैसे डिवीजन का एबिलिटी आता है तो फिर वो आगे डिवाइड करके, हाँ, तो डिवीजन का एबिलिटी आ जाएगा तो फिर वो आगे डिवाइड करके यहां का जो हीलिंग रहेगा उसको फील करेंगे, मतलब यहां का हीलिंग करेंगे बोलने का मतलब। क्लियर? अभी यहां के जो सेल्स रहे हैं ये डिफरेंशिएट कर गए हैं, तो जब यहां पे कट लगेगा भाई तो उन सेल्स को डिवीजन करने का रिक्वायरमेंट होगा, उन सेल्स का रिक्वायरमेंट होगा यहां पे ताकि हीलिंग प्रॉपरली हो पाए। तो उस टाइम पे सेल्स जो रहेंगे ये तुम्हारे डी डिफरेंशिएट करेंगे और वापस से सेल साइकिल में इन्वॉल्व होंगे। अगर सेल डिफरेंशिएट कर गया है तो वो ना ही सेल ग्रोथ परफॉर्म करेगा ना ही वो सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन से जब हट जाएगा तो वापस से इसमें एबिलिटी आ जाएगा सेल ग्रोथ करने का और सेल डिवीजन करने का। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? तीनों टर्म्स तुमको समझ में आना चाहिए। डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशलाइज्ड हो गया, स्पेशलाइजेशन लिख लो। हर एक जितना इजी टर्म्स तुमको देखने के लिए मिलेगा लिख लो। इंग्लिश टर्म अगर तुमको हार्ड लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो भाई उसको हिंदी में लिख लो। हिंदी अगर कॉम्प्लिकेटेड छत्तीसगढ़ी में लिख लो, लेकिन लिखोगे तो समझ में आएगा तो चीजें याद होगा। रट्टा मारते बैठोगे तो आज तो रट लोगे, कल सुबह तक भूल जाओ। जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उसमें लिख लो ना। तुमको नहीं आएगा मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में, उर्दू में, जिस भी लैंग्वेज में पूछोगे, ठीक है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग के साथ लिखो। आ गया समझ में? ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, आज और इससे ज्यादा नहीं खींचते। तुम लोग के लिए भी हैवी हो जाएगा और मेरे लिए तो भाई हैवी क्या है, मेरा तो आदत हो चुका है। तुम्हारा जो पहला क्लास में तुम्ही लोग का, आखिरी क्लास में तुम्ही लोग का, तुम्ही लोग के साथ एंट्री लिया हुआ हूं और तुम्ही लोग के साथ में अभी मैं एग्जिट लेने वाला हूं। तुमने तो दिन भर में बहुत सारे काम कर चुका होगा, मैं 3 बजे से एंट्री लेने के बाद से और बाहर ही नहीं निकला हूं। क्लियर? तो ये मत समझना कि हम ही लोग मेहनत कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं तुमको पढ़ाने के टाइम पे। तो ज्यादा अपने आप को ये मत समझ लेना कि भाई बहुत ज्यादा कुछ नहीं किए हुए हो। क्लियर? बीच में तुमको 1 आध घंटे के लिए पानी पीने, नाश्ता करने और आगे पीछे जाने आने के लिए भी टाइम मिल रहा होगा। मेरा कंटिन्यूअस क्लासेस रहता है 3 बजे से लेकर के कंटिन्यू। अब तुम लोग का 9:30 बजे तक खींचेंगे, ठीक है? तो खैर मेरा तो आदत है, ये तो मैं बहुत टाइम पहले से ही मैं इस टाइप से मैं क्लासेस लेते चल रहा हूं, लेकिन मेरे बस तुमको ये बताने का मतलब इतना है कि तुम अपने आप को प्रिपेयर करो, मोटिवेशन लेकर के आओ। अगर तुम लोग का एम बड़ा है तो भाई उसके लिए सैक्रिफाइस उतना देना पड़ेगा तुमको। क्लियर? अगर एम बड़े रखे हुए हो तो उसके लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा तुमको उस पर प्रॉपरली। तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेशन दूसरों से नहीं आता, खुद से आता है। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करो और प्रॉपरली टाइम पे क्लास अटेंड करो और जितना यहां पे मैं बता दिया उसको याद कर लो। सीधी सी बात। क्लियर? मैं याद करवाने के लिए तुम लोग को बहुत सारे, हालांकि इतने इससे और क्या सिंप्लीफाई करेंगे भाई, उसको सिंप्लीफाइड वे में तो उसको क्लियर किया जा रहा है, ठीक है? और रट्टा मारना तुम्हारा काम है, नाम को तो रटो, सीधा रटो। मैं एक क्लास में रटवा भी दूंगा तुमको, लेकिन वो जब तक तुम अपने से एफर्ट नहीं डालोगे वो तुम्हारा याद नहीं होगा। क्लियर? तो नाम वगैरह रटने का काम जो है वो तुम करना चालू कर दो। और इतने सारी चीजें, 4 पेज हो गया क्या? ठीक है, जितना भी हुआ है ये सारे चीजें अब कल के क्लास होने से पहले इसको दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि अब मैं सेल साइकिल स्टार्ट करूंगा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जीवन, मतलब कि जीवन फेज से, ठीक है? जीवन फेज आज तो G0 हो गया, G0 में उतना ही है। अब एक डायग्राम में तुमको बस जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वो सीक्वेंस को दिया हुआ है, ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा उसका भी ओवरव्यू ले लो। ये तुमको दिया हुआ रहेगा, इसमें ये जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ये एक्चुअली में तुम्हारा पाई चार्ट है। ये जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ये है इंटरफेस का। क्लियर? और ये जो छोटा सा पार्ट दिया हुआ है तुम्हारा हो जाएगा एम फेज का। एम फेज को फिर बाकी पार्ट्स में भी डिवाइड किया हुआ है, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज। टीलो फेज के बाद में फिर यहीं पे चिपका दिया है G0 फेज, जबकि G0 को बाहर में दे देना था ऐसे। क्लियर? G0 को बाहर में दे देना। हालांकि चलो जो भी दिया अपने को तो समझ में आ चुका है, वो बाकी छोड़ो बुक में क्या दिया हुआ है। एग्जाम में आया क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए, बाकी बुक में क्या दिया है, तुम कॉपी में क्या लिखे हुए हो, मैं तुमको क्या बता रहा हूं, इन सब से उस टाइम पे कोई मतलब नहीं रहेगा जब तुम्हारे एग्जाम के सामने में क्वेश्चन रहेगा। फिर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही चलेगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब बाकी क्लास कंटिन्यू करेंगे कल।